मोदी सरकार ने अपना अंतिम दांव खेला है। दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं, इसके बाद इसी साल बिहार राज्य विधानसभा का चुनाव है और जो लोकसभा 2024 रहा, उसमें भी ये पाया देखा गया था कि कैसे जो धराशायी हुई भारतीय जनता पार्टी, जो स्वप्न देखकर चल रही थी कि 370 पार करेंगे और एनडीए 400 पार पहुंचा दिया जाएगा, पहुंच जाएगा। वैसा कुछ नहीं होता। 303 जो था 2019 का आंकड़ा, वो भी आकर टिक गया 240 पर। तो अब ये जो दांव है, वो खेला गया है। कुछ मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास के लिए जरूर कुछ राहत है, लेकिन उसमें ये बहुत सारे सवाल हैं। जो नौकरियां जब लोगों के पास नहीं है, तो आप इतनी बड़ी राहत दे रहे हैं, उसमें किसका बहुत फायदा? खासकर जो हमारा हिंदुस्तान है, ये तो युवाओं का देश है। 45% से ज्यादा यूथ है, युवा है, उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें और जो आमजन है उसे महंगाई से राहत चाहिए। तो कुल मिलाकर जो बजट आया है, हम चलेंगे एक खास मेहमान, बहुत खास मेहमान, पहले हम जोड़ते हैं उनको। उनको जोड़ लिया गया है। राजीव रंजन सिंह साहब हैं, आप इन्हें देखते सुनते हैं। ये जो है आर्थिक मामलों के जानकार हैं, विश्लेषक हैं और शानदार टिप्पणियां, शानदार उनकी आप कमेंट सुनते हैं। राजीव सर, बहुत बहुत स्वागत आपका ये खास कार्यक्रम बजट को लेकर जो हम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी, जो बजट आया उसमें पहली प्रतिक्रिया, फिर मैं आगे बात करूंगा। राजीव सर। संजीव जी, ये बजट जो है ये मौन स्वीकृति है इस सरकार की कि जो पिछले एक दशक से जो ये पॉलिसीज लेके चल रहे थे, कैपेक्स लेड पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की, उससे एकदम पैराडाइम शिफ्ट हो गया। ये पूरी तरीके से जिस तरीके से शिफ्ट हुए हैं, इंफ्रा और कैपेक्स लेड जो पॉलिसीज पिछले 10 साल से ये चला रहे थे, उससे अब ये कंजम्पशन की तरफ आ गए। तो ये एक बहुत ही पैराडाइम शिफ्ट है, बहुत ही बड़ा अंतर है। इन्होंने फोकस किया है इस बार कंजम्पशन को कैसे से पुनर्जीवित किया जाए। जो कंजम्पशन, उपभोग जो पूरी तरीके से जो मर गया था, इसमें संजीवनी बूटी फूकने का कुछ काम करने का प्रयास किया गया है और डी एम्फेसाइज किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर को, कैपेक्स को। फोकस जो है वो कंजम्पशन पे लाया गया है और डी एम्फेसाइज किया गया है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स लेड जो स्पेंडिंग अभी तक होती आ रही थी। और जहां तक मुझे लगता है ये नतीजा है 2024 के इलेक्शन में, जिस तरीके से 400 का नारा दिया गया, 400 पार का नारा दिया गया, और जिस तरीके से जितने भी भारत के पिछड़े इलाके हैं, जैसे हमारा महाराष्ट्र का विदर्भ या मराठवाड़ा हो या उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल वाला जो इलाका हो, ये इन इलाकों में जहां पर लोअर मिडिल क्लास की फैमिलीज बहुत ज्यादा रहती है, पुअर फैमिलीज रहती है, वहां पे भाजपा को बहुत करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और इन्हीं जगहों पे हार के कारण वो 272 अपने दम पे बना मतलब ला नहीं पाई। तो मुझे लग रहा है कि उस एक चुनाव में मिली शिकस्त का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की मानसिकता पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और उसी का परिणाम, उसी का परिलक्षण, उसी का रिफ्लेक्शन जो है वो परिलक्षित हो रहा है। ये जो बजट जो अभी इन्होंने दिया है उसके ऊपर में, ये पूरा का पूरा जो बजट आया है, इसमें एक ही चीज बहुत अच्छी की गई है कि मिडिल क्लास फैमिलीज का ध्यान रखते हुए, सैलरीड क्लास का ध्यान रखते हुए 12 लाख रुपए तक का टैक्स जो है वो, अगर आपकी इनकम 12 लाख तक की है तो उस पर जीरो टैक्स लगेगा और 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा दिया तो 13.25 लाख हो गया। तो 13.25 लाख तक की यदि आपकी कोई आमदनी नहीं है, आपकी आमदनी है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर जैसा कि आपने कहा कि इस देश में कितने लोग हैं जो 12 लाख या 13 लाख मतलब रुपए भी कमा पा रहे हैं, क्योंकि नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है। तो ये नौकरी नहीं हो, मतलब रोजगार जो सृजन नहीं हो रहा है, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने। और सरकार को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं रोजगार ना सृजित होने के पीछे सरकार खुद ही, सरकार की जो पॉलिसीज है वही जिम्मेदार है। और उन्होंने इसी चीज को इस बार सुधारने की कोशिश की है, क्योंकि जब से जीएसटी आया तब से जो असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहां से नौकरियां पूरी तरीके से गायब हो गई हैं। और जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है, वहां पर जहां 10 लोगों को काम करना चाहिए
अगर 5 रिटायर हो जा रहे हैं तो 5 के रिटायर होने पे एक आदमी की भर्ती हो रही है, तो अब 6 लोग काम कर रहे हैं। यानी गवर्नमेंट जो है वो अपने रिक्त पदों को भी नहीं भर रही है। तो भाई जब कोई कमाएगा तो टैक्स पे करेगा, जब कोई कमा ही नहीं रहा, जब बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, तो टैक्स पे करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। एक चीज और भी है राजीव सर, जैसे आपने कहा कि हम सीमित लोग हैं, नौकरियां उतनी नहीं है, मिल ही नहीं रही है, रोजगार के मोर्चे पे फेल रहे हैं। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख हर खाते में, हर जगह जुमला सिद्ध हुआ, सब कुछ साफ हो गया। और अभी ये नारा इसको लेकर चल रहे थे, घटेगा तो बचेगा। तो घटा तो जरूर है, अगर वो प्रोपोर्शनेट जाए कि चलिए हम आप तरीके लोगों को फायदा, या सैलरीड क्लास लोगों को, या 12 लाख तक, या 12,75,000 वाला जो स्लैब है, 75,000 का एक और स्लैब है कि वो जो आपको है, तो इस केस में कितना बचा पाएगा? जो मध्यम वर्ग है, महंगाई कमर तोड़े दे रही है, बच्चा हाहाकार मचा हुआ है। हर मतलब कैसे आप चाहे स्वास्थ्य के मोर्चे पे ले लीजिए, शिक्षा के मोर्चे पे ले लीजिए, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं या ये जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, क्लास के बच्चे हैं, उनके सामने समस्या ही समस्या है। तो बचा कैसे पाएंगे? इस पे आपकी राय। देखिए, मेरा मानना है कि इनको जीएसटी पे भी एक बड़ी राहत देनी चाहिए थी। इनको एक यूनिफाइड जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर 10% का जो है वो इंप्लीमेंट कर देना चाहिए था। ये जो 12, 18 और अलग अलग स्लैब्स बना के रखे 28%, 5%, ये हटा के एक इनको यूनिफाइड 10% या 12% का जीएसटी अगर ये कर देते तो उससे भी एक बहुत बड़ी राहत मिलती। ठीक है, क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, ये तो वही पे कर रहे हैं जो कमा रहे हैं, जो मतलब जो नौकरियों में है, जिनकी आय हो रही है। बट जो जीएसटी है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो तो सभी लोग को देना पड़ रहा है। मतलब जो भी आप उपभोग करो, इट इज ए काइंड ऑफ कंजम्पशन टैक्स। तो ये कंजम्पशन टैक्स तो सभी लोग पे कर रहे हैं, चाहे वो मतलब गरीब तबके का आदमी हो, चाहे अमीर तबके का आदमी हो। तो ये अगर जीएसटी पे कुछ राहत दे देते तो ये सभी के लिए बहुत ज्यादा मतलब एक 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 यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर लेके आ जाते कि भाई जितने भी आइटम्स हैं, लग्जूरियस आइटम छोड़ के, है ना, बड़ी बड़ी कारें छोड़ के जितने भी आइटम्स हैं, उस पे हम यूनिफाइड 10% का जीएसटी लगाएंगे। तो ये बहुत बड़ी एक राहत देता। पर फिर सवाल ये आता कि भाई सरकार फिर अपने संसाधनों के लिए पैसा कहां से जुटाएगी? इनको लाडली बहन और लाडला भाव तो करना ही है, यस यस और यस। है नरेगा लगाना ही है, क्योंकि वोट कहां से मिलेंगे? तो ये सारी चीजें जो है सब्सिडीज के ऊपर में आप देखिए, मैं आपको जो कोई मीडिया नहीं बोल रहा था और जो हम लोग बार बार बोल रहे थे कि सब्सिडी जो है उसके ऊपर में सरकार का 2.1% खर्चा हो रहा है। संजय जी के साथ में पिछले 3 दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने बोला था कि 2.1% सेंट्रल गवर्नमेंट, 1.5% स्टेट गवर्नमेंट, यानी जीडीपी का 3.6% सिर्फ सब्सिडी पे खर्च हो रहा है, सब्सिडी देने में खर्च हो रहा है। तो अगर 320 लाख करोड़ की अगर इंडिया की जीडीपी है तो उसका 3.5% आप पकड़ लीजिए कितना होता है, यानी 9 से 10 लाख करोड़ जो है लगभग सब्सिडीज पे सरकार खर्चा कर रही है। तो इतनी आप सब, यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिला के, तो मेरा कहना है कि भाई आपको इतनी सब्सिडीज देनी क्यों पड़ रही है? सब्सिडी देने का कारण ही है कि लोगों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। पूरी इकोनॉमी की ऐसी तैसी बैंड बाजा बारात निकालने के बाद में अब आप वही ढर्रे पे आए हो, जो ढर्रे पे आने के लिए हमारे जैसे पत्रकार 10 साल से आपको बोल रहे थे, और आप हमको नजरअंदाज किए जा रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे कि इन लोग को क्या समझता है। अब समझ में आ गया है कि इंफ्रा लेड। देखिए, एक चीज जो मैं आपके दर्शकों को आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और ये आपको कोई इकोनॉमिक कमेंटेटर नहीं बोलेगा, कोई भी जो है वो जर्नलिस्ट नहीं बोलेगा, सब रटे हुए तोते की तरह दोहराते चले जाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में पहले जैसा नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कि एक जगह कहीं रोड बन रही तो हजारों लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। अब बने बनाए चाइना से आ रही सारी चीजें, स्लैब्स बन के आ रही हैं, कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा तो स्लैब चाइना से बन के आ रहा है, यहां लग जा रहा है। तो आप यदि यहां कुछ जो भी डेवलपमेंट कर रहे हो, पावर प्लांट बना रहे हो, तो सारे पावर की इक्विपमेंट चाइना से आ रहे हैं। तो आप यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे हो और पैसा भेज रहे हो चाइना में। तो ये जो है, ये चीजें तो कभी कोई बताता नहीं है, आम आदमी को कोई बताता नहीं। तो आप यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो और ऑर्डर जा रहे हैं चाइना की कंपनीज को, तो यहां कैसे फायदा होगा? तो ये जो अभी तक इन्होंने फोकनाडी चलाई
पूरा हमारे नागपुर की भाषा में इसको फोकनाडी बोलते हैं, कि झूठ मूठ का एक छदम व्यू रचना कि हम जो कर रहे हैं बहुत ही व्यापक, बहुत ही बड़ा कर रहे हैं, है ना। वो चीज अब स्पष्ट रूप से सामने आ गई है कि भाई ये इंफ्रा लेड कैपेक्स और ये इंफ्रा लेड पुश, ये जो इतने दिनों से ये जो चला रहे थे, ये अदानी अंबानी के लिए अच्छा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उनको खूब पैसे कमाने का मौका मिला और उनकी कंपनीज की बैलेंस शीट वो दर्शाती भी है। परंतु ये आपके और मेरे घर की बैलेंस शीट के लिए ठीक नहीं है। यदि एक रोड बनती है तो उस पर टोल टैक्स लग जाता है, यदि कोई नई रेलवे आती है वंदे भारत टाइप, तो उसके टिकट के दाम मेरे और आपके जेब के बाहर है। तो ये इंफ्रा लेड पुश जो आप कर रहे थे, अब सरकार को समझ में आ रहा है कि भैया 90% जनता जो इस देश की है उसके तो कोई काम ही नहीं आ रही है ये सारी चीजें। बड़ी बड़े हाईवे बना के बड़े बड़े, या आप किसके लिए बना रहे हो? आप वो 10% लोगों के लिए बना रहे हो। तो जब इनको ये समझ में आया कि भाई हम जो भी काम कर रहे हैं वो 10% लोगों के लिए कर रहे हैं, तो इन्होंने इनको, और वो चीज का इनको रिफ्लेक्शन नजर आया 2024 के सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन में। तब इनके आंखें जो है ना खुली, तब जाके महाराष्ट्र में इन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया, लाडली बहना और लाडला भाव लेके आओ, नहीं तो जनता जो है जूते मार के निकालेगी। और लाडली बहना और लाडला भाव ने इनको इलेक्शन एक तरीके से जिताया है। अब ये वही काम पूरे देश में करने जा रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि अब इलेक्शन उन जगहों में आगे आने वाले 1-1.5 सालों में होने वाले हैं जो ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज जगह नहीं है, जो कंजम्पशन उपभोग वाली, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे बिहार हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया। यहां पे अब इलेक्शन होने वाले हैं। ये पिछड़े हुए इलाके हैं, यहां पे हम ज्यादा इंफ्रा पे फोकस करेंगे और कंजम्पशन दरकिनार कर देंगे, तो लोग हमको दरकिनार कर देंगे सत्ता से। तो इनकी पॉलिसीज जो है, ये सत्ता में वापस आने के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, देश वेश के लिए नहीं बना रहे। ये अभी कंजम्पशन फोकस जो लेके आए हैं, अच्छा लेके आए हैं, मेरे और आपके लिए बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हूं। परंतु इस बात को भी आप ध्यान में रखिए कि आगे आने वाले 1 साल तक जो है वो इलेक्शन कहां कहां होने वाले हैं, और वो इलाके जो है वो कितने इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं और कितने कंजम्पशन लेड है। तो इनकी अभी जो पूरा जो फोकस है वो ये है कि कंजम्पशन लेड इकोनॉमी में हम वापस आए और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को थोड़ी सी राहत दें, जो कि दे रहा है, दुरुस्त है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये एक पैराडाइम शिफ्ट होता हुआ मुझे गवर्नमेंट की पॉलिसीज में नजर आ रहा है। राजीव सर, इसमें एक चीज और भी देखिए, इस समय दुनिया को दहलाया हुआ है, आपने कई प्रोग्राम्स किए और आपने बहुत उसमें तफसील से चीजें बताई हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी के मित्र, जिन्होंने नहीं बुलाया आपने उसमें, तो वो साया कहीं कहीं $86 पहुंच गया और वो लड़े हैं कि हम यहाँ ये कर देंगे और कैसे मार्केट को क्रैश करने पर आमादा है, बार बार सूचना है। तो उस अगर संदर्भ में यहाँ टच किया जाए तो ये बजट में वो कुछ दिखता है आपको कि वो हुआ, या जो मित्र हैं प्रधानमंत्री जी के ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, कुछ देख पा रहे हैं, कुछ उसमें कुछ दिखता है आपको? उस पर टिप्पणी जरूर चाहूंगा आप। देखिए, मैंने एक अपने चैनल पे, मेरा करंट नाम से चैनल है, करंट चैनल पे ट्रंप का भौकाल करके 2 हफ्ते पहले मैंने चलाया था वीडियो, जी ठीक है। जी उसमें मैंने यही बोला था कि इंडिया आने वाले दिनों में जो है इस ट्रंप का नीतियों का जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे अपने गवर्नमेंट पे भी नजर आएगा, और वो आज के बजट में भी नजर आया। काफी सारे आइटम्स पे टैरिफ जो है कम किया इन लोगों ने, ठीक है। जो डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट में किसी एक ऑफिशियल ने कहा था, मैं भूल गया, शायद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने कहा था कि इंडिया इज अ किंग ऑफ टैरिफ। इंडिया में इतनी सारी चीजों के ऊपर में टैरिफ लगता है कि कोई दूसरा देश नहीं लगाता। तो जैसे इंडिया टैरिफ लगा रहा है, हम भी टैरिफ लगाएंगे इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में। तो उस चीज का एक असर तो पड़ा है, और मुझे आने वाले दिनों में दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो अमेरिकन ओरिएंटेड कंपनी, जैसे हार्ले डेविडसन बाइक होगी, ठीक है, या फिर टेस्ला की कारें यदि आती है तो वो हो गया, इस टाइप की जो प्रोडक्ट्स हैं, हाई एंड प्रोडक्ट्स जिसपे इंडिया काफी ज्यादा टैरिफ लगाता है, उन लाइन आइटम्स के ऊपर में टैरिफ कम होगा। हमने देखा कि इंश्योरेंस भी 100% एफडीआई जो है वो फॉरेन कंपनीज के लिए खोल दिया गया है, यदि वो जो भी प्रीमियम कलेक्ट कर रही है वो इंडिया में ही खर्च कर रही है तो, ठीक है। तो ये बिना अमेरिका के प्रभाव के या बिना अमेरिका के फोर्स किए हुए ये पूरा का पूरा इंश्योरेंस सेक्टर खोला नहीं जाता। 74% था, उसको पूरा 100% कर दिया। तो बिल्कुल सही बात है कि ट्रंप का भौकाल जो है, जो करंट पे मैंने चलाया था, वो ट्रंप का भौकाल यहां पे नजर आ रहा है। और ये इस बात को आप मान के चलिए
कि आने वाले दिनों के अंदर में, और ये इकोनॉमिक सर्वे में भी मेंशन है, जो कल इकोनॉमिक सर्वे आया है, जिसके ऊपर में मैं संजय जी के साथ आज प्रोग्राम भी मैंने किया है कि मतलब पूरा हॉगवॉश है ये इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। उसके अंदर में लिखा हुआ है कि इंडिया एक्सटर्नल सेक्टर के कारण, यानी भारत के बाहर होने वाली गतिविधियों के कारण जो है, इसका एक्सपोर्ट आने वाले दिनों में प्रभावित हो सकता है, और इसीलिए हमको डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाने की तरफ ध्यान देना होगा। डोमेस्टिक कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाने की तरफ ध्यान देना होगा। तो ये, और आज के बजट में इन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो वो कंजम्पशन बढ़ाने का एक तरीका है। तो ये दिख रहा है कि भारत का मोहभंग हो रहा है। ये जो एक्सपोर्ट इतना करते हैं, और इनको लग रहा था कि अमेरिका अपनी पूरी बाउंड्रीज खोल देगा और हमारे प्रोडक्ट जाएंगे ट्रम्प जी के आने के बाद में, वो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए अब इन्होंने बाहर की तरफ देखने के बदले इनवर्ड लुकिंग, अंदर की तरफ देखना शुरू किया है, और ये प्रयास करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम इंटरनली इंडिया की इकोनॉमी को रिवाइव करें। यहाँ के 80% जनता जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, जिसको उल्टा हमको भोजन देना पड़ रहा है उनका पेट भरने के लिए, उन लोगों को कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो कंट्रीब्यूट करें, ऐसे प्रयोजन, ऐसे रास्ते हम खोलें, इसका प्रयास करने की कोशिश कुछ की गई है। कितनी कारगर होती है वो देखेंगे हम। ये थे राजीव रंजन जी, जो आर्थिक मामलों के जानकार। उन्हें पूरा एक डिस्क्रिप्शन रख दिया है आपके सामने कि क्या कुछ है इस बजट में, और आंकड़ों की जगदरी ज्यादा है, कहीं ना कहीं जो वो जुमलेबाजी है उस पर फोकस किया राजीव सिन्हा की, जुमलेबाजी ज्यादा है। बहरहाल ये जरूर है कि देर है दुरुस्त है कहा जा रहा है, लेकिन इसका कितना क्या फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पूरी चर्चा को लेकर जो भी आपकी टिप्पणी हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगी हो चर्चा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, ज्वाइन का बटन भी जो दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।